हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल के एंड में हर बिजनेस अपनी बुक्स को क्लोज करता है। बुक्स को क्लोज करने को ही हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तीन तरह की होती थी, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था, कैसे बनाया जाता था, उसका फॉर्मेट क्या था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। और याद करें, ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेट रिजल्ट होता था यानी कि जो उसका आंसर होता था वो होता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसी ऑर्डर में हम अगर आगे चले तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना पड़ता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स से रिलेट करेगा। और जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट या एनी अदर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी दो साइड्स होंगी, एक क्रेडिट साइड और दूसरी डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब याद करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने बनाया था तो उसका नेट रिजल्ट क्या आया था, यानी कि उसका आंसर क्या आया था। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर मैं आपको यहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाऊं जो कि हमने सीखा है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसका नेट रिजल्ट आता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से एक टाइम पर तो एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट ने ग्रॉस प्रॉफिट, या तो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया होगा या बिजनेस ने लॉस किया होगा। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट से हम आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो पहला काम जो हमको करना है वो ये है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट था तो वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि अगर जीपी था तो पहली आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी वो होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट शो कर रहा होगा। एंड अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस है तो वो ट्रांसफर होगा डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में, यानी कि यहां पर टू ग्रॉस लॉस। तो जो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है जो ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी या जीएल था। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस था तो ग्रॉस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ऐसा क्यों है, मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब जो इसकी डेबिट वाली साइड है वो एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेट करती है, और जो क्रेडिट साइड वाली इसकी साइड है वो इनकम और प्रॉफिट्स से रिलेट करती है। तभी ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर दिखता है और ग्रॉस लॉस यहां पर दिखता है, राइट। तो ये तो पहली पॉइंट है या पहला स्टार्ट है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद तो बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड एक्सपेंसेस और लॉसेस की साइड है और क्रेडिट साइड इनकम्स और प्रॉफिट्स की साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पर केवल एक्सपेंसेस लिखेंगे या फिर लॉसेस लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पर इनकम्स और प्रॉफिट्स लिखेंगे। ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये जो इनकम्स हैं ये भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। क्योंकि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डाल चुके हैं। वैसे ही सारी की सारी जो हमारी डायरेक्ट इनकम्स होती हैं, नॉर्मली दैट इज कॉल्ड सेल्स, वो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर डाल चुके हैं। इसका मतलब अब हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस बच गए होंगे
कहाँ बच के होंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। वो सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कैटेगरी के होंगे, बिकॉज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हमने ट्रायल बैलेंस में से सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए होंगे। अब जो बचा होगा एक्सपेंस वो क्या होगा? वो सिर्फ केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। एंड सिमिलरली सेल्स के अलावा हमारी जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, और सारी इनडायरेक्ट इनकम्स हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट बनेंगी। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हमारे को लॉसेस और हमारे को प्रॉफिट्स भी यहीं पर डालने होंगे। ठीक है, तो एक बार याद करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। हमने जब ट्रायल बैलेंस देखा था तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस थे, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डेबिट बैलेंस होता है, राइट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हम कहां पर लेके जा चुके हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब जो बच गए हमारे पास जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से हमारे पास इनकम्स भी थी, जैसे एक्सपेंस थे वैसे इनकम्स थी। इनकम्स भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं डायरेक्ट इनकम्स और एक होती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम्स वो होती हैं जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करती हैं, यानी कि जो हमारा मेन बिजनेस है उससे जो हम पैसा कमा रहे हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, जैसे कि सेल्स अकाउंट। और इसके अलावा हमारी जितनी भी इनकम्स हैं, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट अर्न्ड, डिविडेंड, है ना, ये सारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम्स। अब वही बात करें, ये डायरेक्ट इनकम्स तो हम कहाँ लेके जा चुके हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब जो बच गई इनडायरेक्ट इनकम्स वो कहाँ लेके जाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगर आप और ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों को देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करेंगी, वो होंगी लॉसेस और वो होंगे प्रॉफिट्स या गेन्स। लॉसेस P&L की डेबिट साइड पर डालने हैं और प्रॉफिट्स हमारे को P&L की क्रेडिट साइड पर डालने हैं। तो इस तरह से हम अपने ट्रायल बैलेंस में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस को P&L की डेबिट साइड पर डाल देंगे और इनडायरेक्ट इनकम्स और प्रॉफिट्स को हम P&L की क्रेडिट साइड पर डाल देंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमारे पास इसको टोटल और बैलेंस करने का वक्त आ जाएगा। अब जब हम इसका टोटल और बैलेंस निकालेंगे तो या तो इनकम साइड बड़ी होगी एक्सपेंस साइड से, और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर एक्सपेंस या लॉस डेबिट साइड बड़ी होगी इनकम वाली क्रेडिट साइड से, तो फिर आंसर आएगा बाय नेट लॉस। एंड इट इज ऑब्वियस कि इन दोनों में से एक टाइम पर एक ही चीज होगी, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काम कुछ करना ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस फॉर्मेट को समझते हैं। अब फिर से एक बार, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो सबसे पहली आइटम होगी वो होगी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा है, या फिर ग्रॉस लॉस, एनी वन। ये है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। एक बात तो आपको ध्यान में है कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का काम शुरू करना है तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो करना है। पूरे साल भर में हमने हर ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर चुके हैं, उन सभी को हम लेजर में पोस्ट कर चुके हैं, लेजर का टोटल बैलेंस सब कुछ कर चुके होंगे। बैलेंसेस को यूज करके हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया होगा। जब ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर जाता है, करेक्ट होता है और साल का एंड आ जाता है,
उस ट्रायल बैलेंस को यूज करके हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें 3 काम करने थे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, इसी ऑर्डर में। ट्रेडिंग अकाउंट हम बना चुके थे लास्ट क्लास में, आपको अगर याद करना है तो आप पिछली वीडियोस पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारे पास रिजल्ट मिला था वो था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, वहीं से हमारा लिंक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो स्टार्ट होगा जीपी या जीएल से। ठीक है, तो ये पहला काम है। इसके बाद अगर आप डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट को देखो तो आपको बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेंगे। अब यहां पर एक बात आपको फिर से याद करवा दूं, एक्सपेंसेस 2 तरह के थे, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंस को पहचानने के लिए आपको 4 तरह के एक्सपेंसेस याद रखने हैं। एक, या तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे एक्सपेंस, या वो परचेज से रिलेटेड होंगे, या वो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, और या फिर वो इंपोर्ट से रिलेटेड होंगे। प्रोडक्शन, परचेज, फैक्ट्री और इंपोर्ट। अगर कोई खर्चा इन 4 कैटेगरीज में नहीं आता, वही खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी बनता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं मेनली ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि हमारे दफ्तर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस में कैसे खर्चे हो सकते हैं? ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस, ऑफिस का टेलीफोन का खर्चा, लीगल चार्जेस यानी कि जो हमारे लॉयर्स हैं या लीगल हमारे जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे खर्चे, ऑडिटर की फीस और अन्य किसी प्रकार का जनरल एक्सपेंस। ये तो हमारे ऑफिस और एडमिन के खर्चे हो गए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेलिंग एक्सपेंसेस की, यानी कि सेल्स से रिलेटेड। देखो, परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुके हैं। तो जो परचेज के खर्चे थे वो ट्रेडिंग का पार्ट है, और जो सेल के खर्चे हैं वो यहाँ पर हमारे पीएनएल का पार्ट है। अब सेल से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमें कई बार डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, कमीशन भी देना पड़ता है, सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ती है, हमारे गोडाउन का रेंट, कभी कभी हमारे को बैड डेट हो जाते हैं। बैड डेट मतलब जो हमारे डेटर्स पैसा हमारे को नहीं दे पाते। फिर कैरेज आउटवर्ड, एजेंट का कमीशन और ट्रैवलिंग के खर्चे। ये सभी खर्चे किस कैटेगरी के हैं? सेलिंग के, सेल से रिलेटेड। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हमारे व्हीकल की डेप्रिसिएशन, मोटर वैन से रिलेटेड खर्चे, ट्रैवलर की सैलरी और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। एंड लास्ट में आते हैं हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे पैसों से रिलेटेड है, यानी कि हमारे कैपिटल और डेट से रिलेटेड है। अगर हमने लोन ले रखा है तो बैंक उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट के ऊपर या सीसी के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। फिर बैंक चार्जेस लेता है, हमारे को बहुत सारी सर्विसेज देता है बैंक, तो उनके चार्जेस, ये हमारा खर्चा है। अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास किन कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट में? एक, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दूसरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और तीसरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो 3 कैटेगरी हमारे को याद रखनी है पीएनएल अकाउंट बनाते समय। हर वो खर्चा जो सेल से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का है और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का है, तो वो खर्चा हमारे पीएनएल का पार्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी डेबिट साइड पर, पीएनएल की डेबिट साइड पर एक आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कई बार हम अपनी पुरानी मशीनरी बेच देते हैं, फर्नीचर बेच देते हैं, है ना, तो उन पे हमारे को लॉस हो सकता है। वो लॉस कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? वो लॉस को ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल की डेबिट साइड पर। लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के खर्चे। डेप्रीसिएशन चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि जब डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते थे तो डेप्रीसिएशन का कोई बैलेंस नहीं निकलता था, डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल के अकाउंट के अंदर, और पीएनएल अकाउंट में यहाँ लिखा जाता है टू डेप्रीसिएशन, बिकॉज एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन करके यहाँ पर आ गया ये। अमोर्टाइजेशन, नॉर्मली अमोर्टाइजेशन भी एक तरह का डेप्रीसिएशन है, लेकिन वो इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट्स, है ना, एंड ट्रेडमार्क्स। तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी
हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वो P&L का पार्ट बनेगा। ये तो हमारी हो गई डेबिट साइड ऑफ P&L। अब क्रेडिट साइड ऑफ P&L पे क्या आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ P&L में सिर्फ हमारे पास आएंगे इनडायरेक्ट इनकम्स एंड प्रॉफिट। इनडायरेक्ट इनकम्स यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो होती हैं जो हमारे बिजनेस से डे टू डे रूटीन या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करती हैं, यानी कि जो हमारा मेन काम है, धंधा है, उस धंधे का ये इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि उस बिजनेस के अपार्ट हो रही है। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, डिस्काउंट रिसीव करना, इन्वेस्टमेंट से इनकम आना, रेंट आना, और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जैसे हमारे डेबिट साइड पर हमने लॉस लिखा है, वैसे ही अगर प्रॉफिट हुआ एसेट को बेच के तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा। और फिर अन्य किसी प्रकार की इनकम। ऐसा करने से आपका P&L अकाउंट का फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, जो टोटल बड़ा आएगा तो ऑपोजिट साइड उसका बैलेंस लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आएगी P&L अकाउंट की, यानी कि इनकम की साइड अगर ज्यादा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। और अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, यानी कि लॉस और एक्सपेंस की साइड बड़ी है, तो हमारा नेट आंसर आएगा नेट लॉस। ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में से दोनों में से एक ही चीज आने वाली है। तो इस तरह से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर कौन से एक्सपेंसेस और इनकम्स की कैटेगरी या कौन से एक्सपेंस और इनकम्स आते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सो विद दिस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अभी टाइम है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st of March 2020। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मेट बनाना है, तो हमने ये बनाया फॉर्मेट अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020 बनेगा। अब इसके अंदर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। याद रखेंगे जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंस और लॉस की है, और जो क्रेडिट साइड है वो इनकम और प्रॉफिट्स की है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आपको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। इसका मतलब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को सवाल आपको बोलेगा तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर होना चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट के दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 62,000। ठीक है, अब एक एक करके हम अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस, प्रॉफिट्स और इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। रेंट 10,000 खर्चा है, तो टू रेंट अकाउंट 10,000। टैक्सेस हमारे लिए खर्चा है, तो टू टैक्सेस अकाउंट विच इज 3,600। उसके बाद कमीशन। अब देखो कमीशन हमें मिल भी सकता था और हम कमीशन पे भी कर सकते हैं, यानी कि ये कमीशन पेड भी माना जा सकता है और ये कमीशन रिसीव्ड भी माना जा सकता है। पर अगर क्वेश्चन में आपको ये क्लैरिटी ना हो कि ये कमीशन पेड है कि रिसीव्ड है, तो हमेशा इसको पेड मानना, यानी कि ये डेबिट वाला कमीशन है। और हमेशा एक बात यहीं पे क्लियर समझ लो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेंस भी हो सकता है और वो इनकम भी हो सकता है, और क्वेश्चन ये क्लैरिफाई नहीं करता, यानी कि क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा कि ये जो अकाउंट है ये एक्सपेंस वाला है या ये इनकम वाला है, डेबिट वाला है या ये क्रेडिट वाला है, तो हम हमेशा ये अजम्पशन लेके चलेंगे, मान के चलेंगे ये डेबिट वाला है, यानी कि ये एक्सपेंस वाला है। ठीक है, तो कमीशन पेड है ये 2,500, तो टू कमीशन अकाउंट 2,500। रिपेयर्स खर्चा है,
टू रिपेयर्स अकाउंट 5000। कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए एक खर्चा है, टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट 3500। सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 16000, तो टू सैलरी एंड वेजेस अकाउंट 16000। उसके बाद डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक खर्चा है 4000, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 4000। देन इंटरेस्ट, और बाद ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब ये इंटरेस्ट इनकम वाला इंटरेस्ट है, मिला है हमारे को, तो ये हमारी इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1200। ऑडिट फीस खर्चा है, तो टू ऑडिट फीस 1000। लाइटिंग खर्चा है, तो टू लाइटिंग अकाउंट 1000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक खर्चा है, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट कितना है 2500। और उसके नीचे है पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, ये भी हमारे लिए एक खर्चा है 1500 रुपये। ठीक है, जो क्वेश्चन ने हमारे को डेटा दिया था उस हिसाब से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारा डेटा फिल कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, दोनों साइड का टोटल और बैलेंस निकालना है। चलो, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 63,200। अब डेबिट साइड का देखते हैं, 10,000 प्लस 3600 2500। डेबिट साइड का टोटल आता है 50,600। इसका मतलब इनकम खर्चों से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर आने वाला है नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, और कितना आएगा वो 12,600 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाना आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो फिर से एक फॉर्मेट बना लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड खर्चे की, लॉस की, और क्रेडिट साइड इनकम और प्रॉफिट की। यहाँ भी क्वेश्चन है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 227,600, तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 227,600। ऑडिट फीस खर्चा है, तो टू ऑडिट फीस अकाउंट 1500। ट्रेड एक्सपेंसेस 2000। कैरेज आउटवर्ड 7000, तो टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट 7000। एडवर्टाइजमेंट 6500। ठीक है, फिर आता है रिपेयर्स 5000। फिर आता है सैलरीज 12,000। ठीक है बच्चों,
फिर आता है डिस्काउंट अलाउड 1000, ये भी खर्चा है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 600, फायर इंश्योरेंस कितना है, 1200, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2800, ऑफिस एक्सपेंस 10,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये दो हैं हमारी इनकम्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। ठीक है, सारा डेटा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अगेन टोटल और बैलेंस। यहाँ पर टोटल आता है 230,600, यहाँ भी लिख देंगे 230,600, और जो डिफरेंस आएगा वो होगा 2 नेट प्रॉफिट। ये हमारा आंसर होना चाहिए। 230,600 में से सारी चीज़ें माइनस कर दो। तो आंसर आता है 1,81,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट है एज पर P&L अकाउंट। ठीक है जी, चलो